फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया का कैसा शेप होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, इन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो के नोट्स यानी कि बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे से हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको बहुत क्लियर समझ में भी आ जाएंगे और उन्हीं नोट्स को मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में या लिखने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हमें पता है जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक से क्या मतलब है, अगर आपने दो टर्म सुने हो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिनमें सेल ऑर्गेनेल अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जैसे या हम बोले कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में अच्छे से प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो बैक्टीरिया जनरली प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये बात किसने बताई थी कि आर स्टेनर और सीबी वैन नेल ने ये बताया था, इन्होंने ये डिस्क्राइब करा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी कमी होती है, लाइक मीन्स कमी होती है। अब चाहे हम न्यूक्लियस की बात कर ले तो जो मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में यही होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक में अच्छे से डेवलप नहीं होती है, क्योंकि प्रो का मतलब ही होता है पुराना। तो कोई भी जो चीज होगी पुरानी वो थोड़ी सी हम बोल सकते हैं सिंपल तो होगी ही, लेकिन इसी के साथ उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में है, हर चीज अच्छे से डेवलप होती है। तो बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक में पढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम बैक्टीरिया के साइज के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो वेरी करता है, हर बैक्टीरिया का सेम साइज नहीं होता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया का साइज है 0.2 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर में हम देख सकते हैं और 0.5 से 5 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ जनरली होती है। अब इसके बाद हम बात करें कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी देखे गए हैं जो हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, यानी कि विदाउट यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आयो मार्गेरिटा नेमीबायेंसिस और दूसरा इसका एग्जाम्पल है एपियोलोपाइसियम फिशेलसोनी। तो ये जो बैक्टीरिया है हम इनको नेक्ड आई से इजीली सी कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। लेकिन हमें जैसे कि पता है कि अगर हम जनरली बात करें बैक्टीरिया को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए, उनका सेल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, काफी इंपॉर्टेंट होता है माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में सेपरेटली हम पढ़ेंगे भी। तो इसका जो डायमीटर होता है लगभग 0.3 माइक्रोमीटर होता है, जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अब तक अर्थ पे पाया गया है। अब इसके बाद अगर हम बैक्टीरिया के शेप के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो भी बहुत वेरी करता है हर बैक्टीरिया का। मोस्ट कॉमन शेप हम देखते हैं बैक्टीरिया में वो है या तो कोकाई बैक्टीरिया, यानी कि कोकाई शेप हमें देखने को मिलती है, या रॉड शेप हम जनरली देखने को मिलते हैं। और भी इसके काफी सारे शेप होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोकाई शेप से हमें क्या समझ में आता है, राउंड शेप जो होती है उसको हम कोकाई शेप कहते हैं। अब ये जो होता है ये हमारा सिंगल ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है, चेन में भी प्रेजेंट हो सकता है, इस तरीके से ये चेन लाइक कॉलोनी बना सकते हैं, या हम बोले डिप्लोकोकस यानी कि दो पेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम बोले जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है, इस तरीके से भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं तरीके से इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो कोकाई के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोकोकाई जो कि पेयर में होता है, डाई नाम से ही पता चल रहा है, डिप्लो यानी कि दो, स्टेफिलोकोकाई जो इस तरीके से कुछ हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें रॉड शेप के बारे में तो जनरली हम इनको बैसिलस भी बोलते हैं, इस शेप के बैक्टीरिया को। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बैसिलस मेगाटेरियम, इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है हमारा विब्रियोसिस। विब्रियोसिस यानी कि जो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो
बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया की शेप होती है, तो इसको हम बोलते हैं विब्रियोसिस। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है वी कोलेराई। अब और शेप्स के बारे में बात करें अगर बैक्टीरिया की, पहला उसके बाद है स्पाइरेलिया, जो कि रिजिड होते हैं जनरली, इनमें हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज स्पाइरोसाइट्स, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पाइरल शेप होती है इनकी, जैसे कि इसका एग्जांपल है लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगोनस। अब उसके बाद काफी सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी एक स्पेसिफिक शेप में खुश नहीं होते, कि हम तो अपना जो मन चाहेगा वैसा शेप बदलना पसंद करेंगे। अगर वो कोकाई में है तो उसके बाद अगर उनका मन कर रहा है बदलने का रॉड शेप में, तो वो बदल सकते हैं, ऐसा उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं होते। तो उन तरह के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो वेरिएबल इन शेप में वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं। उसके साथ अगर अब उनकी शेप बदल रही तो उनकी मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो जाती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाते हैं। तो लैक ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं हम, बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है, सेल का शेप और हमने साइज के बारे में तो डिस्कस कर ले, लेकिन सेल कैसे कैसे बना हुआ होता है, सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत ज़रूरी है जानना, तभी हम बैक्टीरिया के बारे में आगे और काफ़ी चीज़ें समझ पाते हैं। तो अब क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल या तो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, हर तरह की सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता ही है। तो बैक्टीरियल सेल में भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल का। ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं इसको यहां पर लिख देती हूँ। पहला क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल जनरली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, एक हार्ड लेयरिंग होती है सेल वॉल की। तो ये दूसरी चीज क्या हो गई, हमारी सेल वॉल हो गई। अब किसी किसी बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल होती है काफी मोटी होती है, थिक होती है, किसी बैक्टीरिया में काफी थिन होती है, तो वो चीज हम अलग पढ़ेंगे, वो हम ग्राम स्टेनिंग में पढ़ेंगे। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में अगर आपने जाना होगा तो उसमें हम सेल किस तरह की बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक होती है और थिन होती है वो हम उसमें जानेंगे। अभी यहाँ पर उसका रोल कोई है नहीं। तो दूसरी चीज क्या हो गई हमारी, सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है जनरली किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम एक मॉर्फोलॉजी ले लेते हैं कि किस किस तरीके से हमारा बैक्टीरियल सेल अरेंज होता है। अब उसके बाद जनरली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं। तो हमारी बॉडी या बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है क्या कोशिश करता है, इन बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये बैक्टीरिया भी बहुत शातिर होते हैं। इनके पास एक और काफ़ी मोटी कवरिंग होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। एक और लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये काफी सारे फेगोसाइटोसिस के लिए रेसिस्टेंट होती है, काफी हार्ड लेयर होती है। अभी भी जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है दो तरह की होती है, एक होती है हम बोलते हैं कैप्सूल और दूसरी होती है स्लाइम लेयर। अब जैसे कि हम अगर इनके नाम से ही इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैप्सूल थोड़ा हार्ड होता है, तो जो कैप्सूल होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा हार्ड होता है और जो स्लाइम लेयर होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है कैप्सूल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अब उसके बाद सेल में और मेन चीज क्या होनी चाहिए, सेल में होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। तो जो बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल में भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हम यूकैरियोटिक सेल, अगर हम ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो हम जनरली कैसा पढ़ते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस तरीके से डीएनए की अगर हम बात करें, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लीनियर होता है। लेकिन
जो बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस तरीके से सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पर हम इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए बना देते हैं। इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया, या हम बोले क्रोमोसोम हो गया। तो इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे ही हम। और यूकैरियोटिक में कौन से राइबोसोम होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं। अब उसके बाद एक और टर्म आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, जिस रीजन में हमारा क्रोमोसोम पड़ा हुआ होता है बैक्टीरिया में, उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो और क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया है, हमने डिस्कस कर लिया न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड क्या है, जिस रीजन में हमारा क्रोमोसोम पड़ा हुआ होता है उस रीजन को बोलते हैं। क्योंकि यूकैरियोटिक की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है प्रॉपरली जो बना हुआ न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, या हम बोले अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। और इसमें हमने अभी क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा इसका जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल इसका किस शेप में होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब और क्या हमने देखा, इसमें राइबोसोम हमने देखा। राइबोसोम कौन सा वाला होता है, 70S राइबोसोम होता है। अब उसके बाद तो राइबोसोम क्यों जरूरी है, क्योंकि इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम जरूरी होता ही है। अब उसके बाद हमें और क्या चीज चाहिए, एक और टर्म आता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, ये अगर हम बात करें, ये क्या होती है इंक्लूजन बॉडी, ये स्टोर करती है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, या हम बोले प्रोटीन फॉस्फेट को, इनको स्टोर करने का काम करती है। तो हमने और किस चीज के बारे में बात कर ली, इंक्लूजन बॉडी। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है मीजोजोम। क्या, मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कहीं कहीं से इस तरीके से होता है, ये तो ये जो इस तरीके से ये बनता है, ये मीजोजोम होता है। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। अब उसके बाद और क्या टर्म बचती है हमारा, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को मूव करने में, लोकोमोशन देने में हेल्प कराता है। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हम बायोटेक्नोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जितने भी हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल से क्या मतलब होता है कि ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्रोमोसोम ही होता है, डीएनए ही होता है, लेकिन इसका बैक्टीरिया में कोई रोल नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया में से निकाल दें तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा, इसका इस बैक्टीरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम ये जो प्लाज्मिड होता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो सेपरेट एक प्रॉपर सब्जेक्ट है उसमें डिस्कस करते हैं, कैसे आरडी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं हम। तो प्लाज्मिड का जब इस बैक्टीरिया में कोई रोल है ही नहीं तो ये रखता क्यों है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली है। तो जनरली क्या होता है, जो प्लाज्मिड होते हैं इनमें एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट स्पेस होता है या रीजन होता है। अगर हम बात करें जैसे कि ये प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया के अंदर, इसमें ये जो रीजन है, ये रीजन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट है। इससे क्या मतलब है कि अगर ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है
तो अगर हम इस बैक्टीरिया को ट्रीट कराते हैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से तो ये बैक्टीरिया नहीं मरने वाला है, क्योंकि प्लाज्मिड इसके अंदर ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इस प्लाज्मिड को निकाल दूं तो बैक्टीरिया के पूरे साइकिल पे या किसी भी फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे काम करता है वैसे ही करेगा। लेकिन अब मैं अगर टेट्रासाइक्लिन से इसको ट्रीट कराती हूँ बैक्टीरिया को तो इसकी डेथ हो जाएगी। बस इतना रोल होता है प्लाज्मिड का बैक्टीरिया के अंदर। आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। बैक्टीरिया के बारे में हमने इतना कुछ जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया के इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, इनकी सिंथेसिस, कंपोजिशन, सभी के बारे में, फंक्शन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द बायोसाइंस अरीना के नाम से ही मेरा वहां पर पेज बना हुआ है, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू।